साथियों, आज मैं आपको अपनी क्लास में आधुनिक भारत में शासन प्रबंध में परिवर्तन या सुधार पढ़ाने जा रहा हूँ, जो 1772 ईस्वी से और 1856 ईस्वी के बीच में किए गए सुधार थे। यानी बंगाल के सूबे पर जब ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ये जिम्मेदारी हो गई थी कि इस साम्राज्य को किस तरह से संभाला जाए, और उन्होंने इसके शासन प्रबंध में परिवर्तन करना या सुधार करना उचित समझा। अतः बंगाल में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद कंपनी के साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई तथा 1856 ईस्वी तक ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम बिंदु पर पहुंच गया और बढ़ते हुए साम्राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन आवश्यक था। अतः कंपनी सरकार ज्यों-ज्यों साम्राज्य विस्तार करती रही, त्यों-त्यों अपने क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था का पुनर्गठन भी करती रही। साम्राज्य विस्तार और साम्राज्य पुनर्गठन की इस प्रक्रिया में कंपनी सरकार ने भारत में कुछ ऐसे गवर्नर जनरल भेजे जिन्होंने कंपनी राज का विस्तार कर कंपनी के प्रभाव में वृद्धि की और विस्तृत साम्राज्य को संगठित करने में अपनी रुचि दिखाई। अतः 1772 ईस्वी से और 1856 ईस्वी के बीच विभिन्न गवर्नर जनरलों द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्यों या प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करना यहाँ आवश्यक है, जिनमें सबसे पहले हम लेते हैं वारेन हेस्टिंग के काल को, जो 1772 से 1785 ईस्वी के बीच का काल था। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। उस समय कंपनी के सम्मुख अनेक समस्याएं उपस्थित थी। उसने वास्तविकता को पहचानने का प्रयत्न किया तथा उसने मुगल प्रभुत्व का मुखौटा तोड़कर बंगाल पर विजय के अधिकार से शासन करने का प्रयत्न किया। उसका कार्य कठिन अवश्य था, क्योंकि एक तो बंगाल में एक कामचलाऊ प्रशासन की व्यवस्था करनी थी, दूसरे कंपनी को जो एक व्यापारिक इकाई थी, जो भारतीय रीति रिवाजों से अनभिज्ञ थी, उसे एक प्रशासनिक इकाई बनाना था। तो सर्वप्रथम उसे कंपनी की आर्थिक कठिनाइयों को सुलझाना तथा उसके व्यापार को बढ़ाना था। अतः उसने निम्न सुधार किए। यानी वारेन हेस्टिंग के समय जो सुधार थे, उनमें
सबसे पहले प्रशासनिक सुधार को लेते हैं। इनमें प्रशासनिक सुधार में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया तथा कलकत्ता परिषद और उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें। अतः वारेन हेस्टिंग ने क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन का अंत कर दिया और दोनों नायब दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया गया, यानी पद से हटा दिया गया। परिषद तथा प्रधान मिलकर अब राजस्व बोर्ड बन गए तथा बोर्ड ने अपने कर संग्राहक नियुक्त कर दिए, जिनका कार्य कर व्यवस्था करना था। राजस्व कोष मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। इस तरह समस्त प्रशासन का बोझ कंपनी के कार्यकर्ताओं पर डाल दिया गया तथा नवाब को इस कार्य का लेश मात्र भी अधिकार नहीं रहा। नवाब की अपनी स्वायत्तता थी, परंतु उसके निजी गृह प्रबंध का पुनर्गठन किया गया और मीर जाफ़र की विधवा मुन्नी बेगम को अल्पवयस्क नवाब मुबारक उद्दौला की संरक्षक नियुक्त की गई। उसका भत्ता 32 लाख से घटाकर 16 लाख कर दिया गया। दूसरी तरफ हेस्टिंग्स ने मुग़ल सम्राट से अपने संबंधों को पुनः स्पष्ट किया, अर्थात 1765 से दिया जाने वाला 26 लाख वार्षिक रुपया बंद कर दिया गया। सम्राट को दिए हुए इलाहाबाद तथा कड़ा के ज़िले पुनः ले लिए गए तथा 50 लाख रुपए में अवध के नवाब को बेच दिए गए। यद्यपि हेस्टिंग्स द्वारा सम्राट के साथ ये सभी निर्णय एकपक्षीय तथा अन्यायपूर्ण थे। इस प्रकार हेस्टिंग्स ने राजकीय खर्च में कटौती कर आय भी प्राप्त कर ली। इसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा कंपनी पर नियंत्रण कर दिया जाता है, यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित हो जाता है। इंग्लैंड की संसद ने कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट या विधेयक पारित किया, जिसे 1774 ईस्वी में लागू कर दिया गया। इस एक्ट के निम्न प्रावधान थे, जिनमें पहला है, भारत में कंपनी के लिए
एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की नियुक्ति की गई तथा उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक कौंसिल या परिषद का निर्माण किया गया। अर्थात भारत में शासन का भार गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 सदस्यों वाली परिषद पर डाल दिया गया। गवर्नर जनरल के लिए वारेन हेस्टिंग्स तथा कौंसिल के 4 सदस्यों के लिए वारवेल, फ्रांसिस क्लेवरिंग व मॉनसन के नाम इस एक्ट में दिए गए। समिति के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस परिषद का अध्यक्ष गवर्नर जनरल होगा, परंतु निर्णय बहुमत के आधार पर होंगे, यह भी तय किया गया। दूसरे प्रावधान में बम्बई व मद्रास प्रांत के गवर्नर और कंपनी की शाखाओं को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, किंतु असाधारण स्थिति में ये दोनों गवर्नर स्वतंत्रतापूर्वक कार्य कर सकते थे तथा संचालक समिति अर्थात कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से सीधे आदेश प्राप्त कर सकते थे। अर्थात इंग्लैंड में कंपनी का प्रबंध संचालन समिति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया जाता था। तीसरे प्रावधान में बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सर एलिंग इम्पे के नाम का उल्लेख किया गया। चौथे प्रावधान में गवर्नर जनरल एवं उसकी कौंसिल को नियम बनाने तथा अध्यादेश प्रसारित या पारित करने का निर्देश दिया गया, किंतु इन्हें लागू करने के पूर्व इनका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजीकरण एवं प्रकाशित किया जाना आवश्यक था। 5वें प्रावधान में कंपनी के संचालकों व भारत में स्थित कंपनी के बीच जो भी पत्र व्यवहार होगा, उसकी एक प्रति इंग्लैंड की सरकार के पास भेजी जाएगी, यह तय किया गया। और 6ठे प्रावधान में कंपनी के कर्मचारियों द्वारा चलाया जाने वाला निजी व्यापार पूरी तरह से वर्जित कर दिया गया तथा ऐसा करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इस तरह से ये प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत रखे गए, जिनसे निजी व्यापार या निजी स्वार्थ की पूर्ति कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था, बल्कि वह कंपनी के लिए ही लाभ और लाभ के कार्य कर सकता था। इस एक्ट में भी कई दोष थे, जिनमें पहला दोष था कंपनी पर संसद का नियंत्रण पर्याप्त नहीं था। दूसरा दोष था
इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को भी पर्याप्त शक्ति नहीं दी गई। उसे कौंसिल के बहुमत को मानना पड़ता था। तीसरा दोष था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तथा उसकी कौंसिल को बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसियों पर पर्याप्त नियंत्रण नहीं दिया गया। और चौथा दोष था सर्वोच्च न्यायालय व बंगाल कौंसिल में सर्वोच्च कौन था इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई, फलतः दोनों में झगड़ा छिड़ जाता था। पांचवा दोष था इस अधिनियम में यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन से कानून भारतीय या अंग्रेजी से न्याय किया जाएगा। मतलब यह स्पष्ट नहीं था कि इसमें कौन से कानून से न्याय या निर्णय किया जाएगा। अतः यह एक्ट कंपनी की व्यवस्था को सुधारने का प्रथम प्रयास मात्र था और इस दृष्टि से कुछ दोष रह जाने स्वाभाविक थे। धन्यवाद।